नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939 मतलब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था। दोस्तों, आगामी जितने भी एग्जाम हैं, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, 70 बीपीएससी, शिक्षक भर्ती 3.0 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अभी आप लोगों को टाइम मिल गया है, चुनाव के कारण एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट लाइए। देख लीजिए दोस्तों, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों, इसी अध्यक्षता के लिए गांधी जी नाराज हो गए थे। दोस्तों, हरिपुरे अध्यक्षता के लिए दोस्तों क्योंकि जो गांधी जी थे वो पट्टामी सीतारामैया को दोस्तों चुनना चाहते थे, कैंडिडेट बनाए थे। गांधी के विरुद्ध में आकर बोस जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। तो देखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टामी सीतारामैया को परास्त कर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। इसलिए दोस्तों गांधी जी बहुत नाराज हो गए सुभाष चंद्र बोस से। बाद में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया। दोस्तों, इस हार को गांधी जी ने अपनी दोस्तों उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, उसकी एक फाइन फॉलोइंग गजब थी। दोस्तों, होता नहीं किसी व्यक्ति का। दोस्तों, वो चाहते थे कि जर्मनी, जापान, इन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों को हम साथ दें, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें और ये लोग हमको दोस्तों भारत को आज़ाद कराने में मदद करें। लेकिन गांधी जी कतई ये नहीं चाहते थे। गांधी जी ये कतई नहीं चाहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी खड़ा होते हैं और गांधी जी द्वारा पट्टामी सीतारामैया जी को खड़ा किया जाता है, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ता है। बाद में बोस ने इसको इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस हार को गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत हार बताया और गांधी जी ने कार्य समिति के सदस्यों को चुनने से इनकार कर दिया। अंततः बोस और सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता है। दोस्तों, अप्रैल 1939 में, तथा इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस से अलग होकर बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देता है। दोस्तों, यहीं पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करते हैं कि अपना अध्यक्ष पद त्याग देते हैं और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों करते थे। आप याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, तो आप याद रखिएगा जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसके अध्यक्षता पद से इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की इसने स्थापना कर देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये गांधी जी हैं, आप देख रहे हैं। अब अगस्त प्रस्ताव देख लीजिए दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव स्वतंत्रता के लिए भारत की आह्वान पर ब्रिटेन की प्रक्रिया थी। देख रहे अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अशांत काल के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव था। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब? 8 अगस्त 1940 को आया था, दिया गया था। हर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और स्वशासन की बढ़ती मांगों को जवाब में उभरा था। दोस्तों, युद्धकालीन दुविधाएं, कांग्रेस, ब्रिटेन और स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष था। इंग्लैंड में उदार मनोदशा थी। दोस्तों, हिटलर के आश्चर्यजनक हिटलर के आश्चर्यजनक उपलब्धि के साथ ही बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के आत्मसमर्पण इंग्लैंड को उदार मनोदशा में डाल दिया। दोस्तों, बोस चाहते थे कि जो हिटलर की जो नीति थी और जो हिटलर जीत रहा था, तो चाह रहे थे कि जापान, जर्मनी, इन लोगों को साथ लेकर के हम अंग्रेज के साथ। कांग्रेस सतर्क हो गए दोस्तों। इसमें वो चाहते थे कि हम इन दोनों को सहयोग करके इंडिया को अंग्रेज को यहाँ से खदेड़े रहे। तो देखिए, कांग्रेस से सतर्क हो गए। जैसे ही यूरोप में युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया, प्रभुत्वशाली कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर सतर्क हो गया। गांधी और नेहरू ने ब्रिटेन की स्थिति का फायदा उठाने का कड़ा विरोध किया।
गांधी और नेहरू ने ब्रिटेन की स्थिति का फायदा उठाने का विरोध कर दिया यहाँ पे, लेकिन बोस चाहते थे नहीं कि इसका फायदा उठाया जाए। अंतिम सरकार के लिए कांग्रेस की पेशकश क्या थी दोस्तों? तो कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के युद्ध के दौरान एक अंतिम प्रशासन बनाने की अनुमति मांगकर समझौता करने को तैयार थी, लेकिन सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिन लिथेंगो को 1940 की पेशकश, डोमिनियन स्थिति और संवैधानिक विकल्पों के लिए भारत का मार्ग। देख लीजिए, लिन लिथेंगो की 1940 की पेशकश और डोमिनियन स्थिति और संवैधानिक विकल्पों के लिए भारत की मार्ग। युद्ध के प्रयासों में भारत की मदद करने के लिए सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार किया। लिन लिथेंगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल थे। भारत का लक्ष्य डोमिनियन स्टेट हासिल करना था दोस्तों। भारत का समय का लक्ष्य क्या था कि डोमिनियन स्टेट हासिल करना है। अधिकांश भारतीय प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुने गए को शामिल करने के लिए व्यवसायिक और कार्यकारी परिषद का विस्तार किया। युद्ध के बाद मुख्य रूप से भारतीयों से बनी एक संविधान सभा उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर संविधान का फैसला करेगी, जो रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों, राज्यों के साथ संधियों और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सरकार का दायित्व को अधीन होगी। अल्पसंख्यकों की मंजूरी के बिना कोई भविष्य का संविधान नहीं बनाएगा दोस्तों। और भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया कांग्रेस ने खारिज किया। नेहरू ने निंदा की कि गांधी को फूटकर का डर। नेहरू ने निंदा की कि गांधी को फूट का डर है। यहाँ भारतीय राजनीति में प्रमुख समूह की प्रतिक्रिया है। आगे देखिए, कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। नेहरू, डोमिनियन स्टेट एक डोरनेल के रूप में मृत है। नेहरू का कहना था दोस्तों कि डोमिनियन स्टेट हम क्यों लेंगे, यह स्टेट एक डोरनेल के रूप में मृत है दोस्तों, मतलब मरा हुआ है। नेहरू ने घोषणा की और गांधी जी के अनुसार उद्घोषणा ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सत्ता के बीच मतभेद बढ़ा दिया था दोस्तों। मुस्लिम लीग ने वीटो आश्वासन की सराहना की और अपना दृष्टिकोण दोहराया कि विभाजन ही गतिरोध से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था। विभाजन ही गतिरोध से बाहर निकालने का एक रास्ता था। अगस्त प्रस्ताव का आकलन 1940 भारत को संवैधानिक अधिकार और डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 का मूल्यांकन निम्नलिखित था दोस्तों। संविधान लिखने का अधिकार। पहली बार भारतीयों के अपने संविधान को लिखने के लिए अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दे दी गई और एक संविधान सभा की कांग्रेस की इच्छा पूरी की गई। दोस्तों, डोमिनियन स्टेट का वादा स्पष्ट किया गया था और वायसराय के कार्यकारी परिषद का नियंत्रण जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिससे भारतीयों को पहली बार 12 में से 8 का बहुमत मिला। हालांकि अंग्रेजों ने रक्षा, वित्त, घरेलू मोर्चे पर नियंत्रण बरकरार रखा। राष्ट्रीय रक्षा परिषद सख्ती से परामर्शात्मक कर्तव्यों के साथ एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर दिया। दोस्तों, 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली थे। दोस्तों, इन्हें पाकिस्तान शब्द का गढ़ा। दोस्तों, तो याद रखिएगा, पीसीएस एग्जाम से में पूछ देता है, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है। यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, लेकिन इधर स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आर वगैरह, ये सब में पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान शब्द था वो किसने गढ़ा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, रहमत
चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। उन्होंने नौ और नेभर दोस्तों, उन्होंने नौ और नेभर नामक पर्चा प्रकाशित किया। नौ और नेभर नामक पर्चा प्रकाशित किया। नोट में मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखा था। मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखा था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ दोस्तों। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पास हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोहम्मद अली जिन्ना थे। अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। 23 मार्च 1943 को लिंग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को लिंग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों कब होता है? 17 अक्टूबर 1940 को होता है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? तो 17 अक्टूबर 1940 को होता है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। और यहाँ पर गांधी जी ने व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह करने की सलाह दी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह करने की सलाह दी थी। प्रथम सत्याग्रही थे दोस्तों विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय सत्याग्रह ब्रह्म दत्त थे दोस्तों। तो गांधी जी का मानना था कि विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस की तुलना में फासिस्टवादी शक्तियाँ जैसे जर्मनी, इटली, जापान अधिक खतरनाक है। इसलिए युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस का जीतना जरूरी है। अतः भारत में बड़ा आंदोलन हुआ दोस्तों। अंग्रेजों ने इसे नुकसान हो सकता है, अंग्रेजों को इसे नुकसान हो सकता है। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए दोस्तों, जिसमें वरिष्ठ नेता तथा विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे दोस्तों। इस सत्याग्रह में ना जितने बड़े बड़े नेता थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में, सबको जेल में डाल दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो सेकेंड फेज के नेता थे, द्वितीय स्तर के, उसने इसका कमान संभाला और अच्छे से संभाला और आगे ले गया। क्योंकि जो फर्स्ट श्रेणी के नेता थे जैसे गांधी जी वगैरह कुछ सबको जेल में डाल दिया गया था। 2500 सत्याग्रही, आप इसी समझिए ना कि 2500 सत्याग्रही को इसमें जेल में डाल दिया गया था। तो इसमें बचा कौन? दूसरे स्तर का सत्याग्रही जो सेकेंड फेज के थे, उन लोगों ने कमान संभाला और अच्छे से संभाला और इस सत्याग्रह को बहुत आगे तक ले गया इन लोगों ने, जिससे कि भारत को बहुत फायदा भी हुआ। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन दोस्तों देख रहे हैं, क्रिप्स मिशन 1942 देख लीजिए। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीनी राष्ट्रपति चोंग कई शेक के दबाव में आकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा दोस्तों। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दोस्तों भारत पहुंचता है। मुख्य विशेषता क्या थी इसकी? क्रिप्स मिशन की जो विशेषता थी, तो मुख्य विशेषता क्या थी इसकी? तो दोस्तों भारत को स्वशासन अर्थात डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। भारत को स्वशासन अथवा डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधित्व पूर्ण संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। इसमें भारतीय संविधान बनाएंगे। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा दोस्तों। समझ गए मुख्य विशेषता में क्या क्या था? भारत को स्वशासन अर्थात डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, मतलब स्वतंत्र कर दिया जाएगा पूर्ण। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधित्व पूर्ण संविधान का गठन कर दिया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान बनाएंगे। पाकिस्तान की मांग के लिए व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई और अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा।
यदि कोई भारतीय प्रांत उस संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उससे अलग रह सकता है। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा दोस्तों। यहीं पे गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, इसलिए कहा क्योंकि देख आप समझ सकते हैं कि यदि कोई भारतीय प्रांत उस संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो नहीं कर सकता है। फिर इसका मतलब है कि वो अपना संविधान बनाएगा, फिर अलग अलग चलेगा। फिर तो वही हुआ कि भारत पाकिस्तान क्या टूट रहा है बीच के अंदर, तो फिर 10 भारत ऐसे ऐसे टूट के बन जाएगा। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। ऐसी इसमें चीज़ डाल दी गई थी कि मान लीजिए आप कोई जैसे हैदराबाद रिया बहुत सारे रियासत थे, वो अलग अलग सब संविधान बनाते, तो फिर क्या फ़ायदा था। अगर यहाँ के संविधान को कोई मानेगा ही नहीं, मान लीजिए कि धारा 370 और 35A जब हटा कश्मीर में क्या था कि वो लोग उसका अपना एक अलग संविधान था, वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। मतलब भारत के रहते हुए भी कुछ ऐसे चीज़ थे जो अलग करते थे, पर भी इतना दिक्कत हो रहा था। तो सोचिए कि ये लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, उस पर निर्णय लेंगे तो क्या होता। आप समझ सकते हैं इसे, कितनी भयावह स्थिति पैदा लेती उस समय। वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942। वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942। जुलाई 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में, दोस्तों वर्धा कहाँ है तो महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिएगा। वर्धा कहाँ है तो महाराष्ट्र में दोस्तों। जुलाई 1942 में वर्धा में एक बैठक हुई। इसी में गांधी जी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू उठाकर भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा दोस्तों। मैं एक मुट्ठी बालू उठाकर कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, खड़ा कर देता भी दोस्तों। कोई गलत बात नहीं बोले थे गांधी जी। गांधी जी का जो इमेज था, जो उसकी लोगो था, जो लोगों से जुड़ाव था दोस्तों, बहुत अपर लेवल का था दोस्तों। तो गांधी जी यहीं पे, तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि दोस्तों कि गांधी जी कहाँ पे ये बात कहा था, किस समय कहा था। तो याद रखिएगा गांधी जी वर्धा बैठक के समय जुलाई 1942 में इसी समय ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू उठाकर भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। यह किसका स्टेटमेंट है, गांधी जी का स्टेटमेंट है दोस्तों। इस बैठक के बाद गांधी जी को एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसे इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया दोस्तों। यहीं पे अनुमति मिली, प्रदान की गई दोस्तों कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन, देख रहे हैं दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट, देख रहे हैं 8 अगस्त 1942, अगस्त क्रांति, देख रहे हैं दोस्तों। भीड़ देखिए, उस समय का भीड़ देख लीजिए आप, क्या भीड़ है दोस्तों, क्या नज़ारा है, देख लीजिए आप, क्या भीड़ है, देख रहे हैं दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कल भारत छोड़ो आंदोलन आगे यहाँ से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 70 BPSC पे टूट पड़िए, बहुत वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है इसमें। मान लीजिए 300-400 BO का पोस्ट अलग से आ रहा है, इसमें जुड़ेगा 700-800 पोस्ट अलग से BPSC का खुद पोस्ट है। तो मान लीजिए कितने पोस्ट, 1000-1200 पोस्ट आएगी इसमें। तो इस बार मौका है आप लोगों के पास, अच्छा मौका है। इस बार आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक पोस्ट आप लीजिए। UP PCS में जो RO का स्टूडेंट है, RO का तैयारी कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।